देखिए, हमें ना ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों कॉम्बैटेंट्स की तरफ से, उसको जरा ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जब भी आप नेगोशिएशंस के अंदर एंटर करते हैं, आप अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस को लेके करते हैं। जिस तरह भी आपने 24 घंटे पहले देखा होगा कि बाकिर बालिकाफ साहब ने, इससे पहले कि वो तेहरान से टेक ऑफ करते, उन्होंने कहा कि ये जो है लबनान का इशू और उनके जो असेट्स फ्रीज हुए हुए हैं, उसको भी नेगोशिएशंस के अंदर शामिल होना चाहिए। शायद उससे पहले नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन मान गए होंगे और इसीलिए उन्होंने तेहरान से टेक ऑफ किया। सो ये जो है ना मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, इनको हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये कि देखिए, जब आप किसी डेलीगेशन के मेकअप को देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो जो पार्टी है उसने मसले को हल करने के लिए बंदे भेजे हैं या बस सिर्फ मसले को बढ़ाना है उन्होंने। मेरे ख्याल में अमेरिका और ईरान दोनों ने ऐसे बंदों को अपने डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है जो मसले का हल ढूंढना चाहते हैं। सो हमें यह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि उनकी प्रेजेंस इस्लामाबाद में इस चीज की गवाही हमें देती है कि वो इस मसले को हल करना चाहते हैं। सो यही हमारी अब आगे सिफारतकारी होगी कि हम किस तरह एक इस तरह का उनके दरमियान मुआहिदा करा सकें कि जिसकी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, और फिर हम इम्प्लीमेंटर्स ऑफ दैट पीस प्लान तो बन सकते हैं, लेकिन हम किसी एक गारंटर को भी बीच में लेकर आए जो ये इंश्योर करे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जो ये पीस प्लान इंशाल्लाह बनेगा, उसको जो है क्या कहते हैं उसकी पासदारी करें। सही। मेहदी साहब, अब जिस तरह सईद साहब भी कह रहे हैं, जो डेलीगेशन की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बात हो रही है, ज़ाहिर है उनका एक अपना जेस्चर है, एक अपना कद काट है। मेहदी साहब, तो ये बात तो दुरुस्त है कि दोनों तरफ से सीरियसनेस का इजहार हुआ है तो मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो बुनियादी तनाज़ा क्या है? क्या वाकई यूएस सीरियस है मुज़ाकरात को लेकर, या मफादात हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात की जाए, दूसरी तरफ इसराइल का जो फैक्टर है लेबनान के साथ, ईरान जाहिर है उस पर काफ़ी सेंसिटिव है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दरमियान से किस तरह से जाएगा और यूएस इसको कैसे हैंडल करेगा? फिर देखिए, बात असल में ये है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि यूएस ने जो करना था ईरान के अंदर वो तकरीबन उसने कर देखा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईरान की जो हुकूमत थी या जिसे वो रजीम कहता है, वो रजीम जो है वो तब्दील नहीं हो सकी। अब सिर्फ एक ही तरीका रह गया था कि मज़ीद आप बम्बार्ड करें, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं थी कि इस बमबारी के बावजूद जो है वो कोई ऐसा कुछ हो सकेगा या नहीं। तो अब जो राय आम्मा भी थी पूरी दुनिया की, तो पहले ही अमेरिका के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अब अमेरिका के अंदर भी बहुत सूरत हाल ख़राब थी। और आप इस बात को जहन में रखें कि जेडी वेंस साहब जो हैं वो नायब सदर ज़रूर हैं आज, लेकिन 2028 के इलेक्शंस पर उनकी नज़र है जिसमें वो सदारती उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है अगर यहाँ से वो ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहिदा करने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें विन विन पोजीशन होती है। तो सिर्फ यही नहीं कि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस है, बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि अभी तक की सूरत हाल में ट्रंप साहब जो हैं वो 2 ही दफ़ा सदर बन सकते थे, तो अब रिपब्लिकन पार्टी को उम्मीदवार चेंज करना है और जेडी वेंस साहब जो हैं वो बहुत पुरुमीद हैं इसके लिए। तो ये बहुत अहम होगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान के भी जो स्पीकर साहब आए, आपको याद होगा जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वो भी उसमें हिस्सा, तो वो भी इस तरफ है और वो भी सियासी तौर पर जो है एक बहुत मजबूत आदमी हैं, तो वो भी अपनी सी कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ईरान ने जो नुकसानात उठाने थे वो बहुत बड़े नुकसानात उसने उठा लिए हैं। अब वो ये चाहेंगे कि अगर ये नुकसानात ना बढ़ें और मामलात जो हैं वो किसी तरह बेहतरी की तरफ चले, तो दोनों पार्टियों के अंदर ये महसूस हो रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि ईरान ने इस दफ़ा जो है वो जेडी वेंस साहब के साथ बात करना चाहा, क्योंकि उनके बारे में एक तसव्वुर है अमेरिका के अंदर कि वो जो है वो इस जंग से थोड़ा सा डिस्टेंस पर थे, वो इस जंग को पसंद नहीं कर रहे थे। बल्कि खबरें यहाँ तक भी आई कि उन्होंने नेतन्याहू को डांटा और कहा कि आपने सब गलत मालूमात दी है। और आज की ताज़ा तरीन अमेरिका के
اندر یہ صورتحال ابھی کچھ دیر پہلے رہی ہے کہ اسرائیل کے جو امبیسیڈر ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے لیبنیز امبیسیڈر کو ٹیلی فون کیا ہے، اور اس وقت امریکنز جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ وہاں موجود تھے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لبنان کی جنگ بندی کا معاملہ ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ محسوس تو ہوتا ہے آپ کے خیال میں یہ معاملہ آگے بڑھے گا، خوش اسلوبی سے ہو جائے گا ختم؟ کیونکہ جو سچویشن اس وقت لگ رہی ہے، جس طرح سے اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا مہدی صاحب؟ دیکھیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ خوش اسلوبی سے، کیونکہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 50% سے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ چیزیں اب بہتری کی طرف جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی صرف اعتماد سازی ہو، اسلام آباد کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو سکے جسے آپ معاہدہ کہہ سکیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ 15 دن سے زیادہ کے لیے چلی جائے، اور یہ وقتی طور پہ اس میں ایک ٹھہراؤ مزید بڑھ جائے، اور لازمی بات ہے کہ اس دوران جو ہے وہ گفتگو کا بھی سلسلہ رہے۔ دیکھیں آبنہ ہرمز والا جو معاملہ ہے نا، وہ تو جنگ سے پہلے بھی کھلی ہوئی تھی۔ یوریم والا بھی جو معاملہ ہے وہ عمان کے اندر جس وقت ملاقات ہوئی تھی تو بقول عبانی وزیر خارجہ کے وہ معاملہ بھی طے ہو گیا تھا 3 اور 3.5 کا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ امریکہ نے جو ایک دم جنگ شروع کر دی اسرائیل کے کہنے پر، اور ایک اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے شروع کر دیے اور پبلک کو بتایا، تو وہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے۔ تو اب امریکہ اس ٹارگٹ کے لیے کچھ اور حرکت کرے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چانسز اب یہی ہیں کہ جس طرح یونٹی دیکھی ہے ایران کے اندر، کہ اب مشکل ہے کہ امریکہ جو ہے اس جنگ کو بڑھانا چاہے، وہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ یہ جنگ جو ہے یہ تھم جائے، اور یہ بہت کوشش کے باوجود اسرائیل کی میڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ باقاعدہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے جو اسرائیل کی خواہش تھی۔ تو یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سعودی عربیہ کا خاص طور پہ کردار ہے کہ اس کو بہت زیادہ کہا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے ہر قسم کی بات سہی، لیکن وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ تو امید یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ صورتحال آج کے بعد جب بیٹھیں گے تو بہتری کی طرف جائے گی، شاید بدتری کی طرف نہ جائے۔